अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क करने के बाद, मुल्की मईशत को बिठा देने के बाद, मुल्क की मईशत को वो क्या होता है मनफी ग्रोथ में ले जाने के बाद अपनी मुआशी टीम के सरबराह हफीज़ शेख को निकाल दिया है। अब ज़ाहिर हफीज़ शेख साहब को मिलेगा देश निकाला, जिसको कहते हैं ना तड़ी पार होना, क्योंकि हफीज़ शेख साहब, अब बाकी तो जलावतनी उनकी अपनी होती है ना। हफीज़ शेख साहब क्योंकि बाहर रहते हैं और बड़े आलमी इदारों के, आलमी मालियाती इदारों के नुमाइंदे हैं, तो वो बाहर चले जाएंगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उनको काबीना से निकालने का फ़ैसला कर दिया। बाकी फ़ैसला होगा हफीज़ शेख साहब का, और हफीज़ शेख साहब चले जाएंगे बाहर। अब हफीज़ शेख साहब को क्यों निकाला गया है? हफीज़ शेख साहब को वज़ीर बनाया गया था, वो मुंतखब नहीं हो सके थे सेनेट में, तो ज़ाहिर है उसके बाद उन्होंने जाना ही था। और मैंने आपको 12 मार्च को जब सेनेट का इंतखाब हुआ था, यूसुफ रज़ा गिलानी के हाथों शिकस्त हुई थी हफीज़ शेख साहब की, तो उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो टहलते आपने वीडियोस देखी होगी, विजुअल्स देखे होंगे, वो जो कौमी असम्बली में सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे और दोनों कैंडिडेट बेचैनी के साथ वो जो राहदारी है कौमी असम्बली के अंदर हॉल की, उस राहदारी में जब वो फिर रहे थे, तो उसमें मैंने पता किया था कि उनकी आपस में गपशप क्या चल रही थी। तो पता चला था, बाकी तो खैर उनके ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, दोनों बड़े सियासी ख़ानदानों से दोनों का ताल्लुक़ है, तो वो ताल्लुकात तो दोनों के थे ही, तो उस पर तो उनकी बात हुई। मगर जो दूसरी बात हुई थी जो हफीज़ शेख साहब ने की थी, वो ये थी कि अगर मैं नहीं जीत पाया तो फिर मैं चला जाऊंगा वापस, मैं वज़ारत में नहीं रहूँगा। और उसका इज़हार उन्होंने अगले दिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ शिकस्त खाने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ कर लिया था कि जनाब अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा था नहीं, आप काम जारी रखें। लेकिन अब इमरान खान साहब ने कोरोना में मुब्तला हैं और वो क्वारंटाइन में होता है। बंदा जब ज़्यादा काम ना करे तो फिर सोच जो है, बंदा बहुत ज़्यादा सोचता है अपनी चीज़ों पे, अपनी गलतियों पे, अपनी कोताहियों पे, अपनी प्लानिंग्स पे सोच रहा होता है। तो मुमकिन है वज़ीर आज़म साहब को कुछ सुझाई दिया हो और उन्होंने पीछे जो कुछ होता रहा उसका वज़ीर आज़म साहब ने मुमकिन है कि वो किया हो, हिसाब किताब जोड़ तोड़ किया हो, और फिर उन्होंने सोचा हो कि अब मुआशी टीम हफीज़ शेख साहब के हवाले नहीं हो सकती। अब उन्होंने हमाद अज़हर साहब को अपने वज़ीर ख़ज़ाना बनाने का ऐलान किया, शिबली फराज साहब के बकौल, कि वो होंगे, वो चलाएँगे माली उमूर। अब हफीज़ शेख साहब से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने असद उमर साहब को हटाया था, और असद उमर साहब को भी हटाया था 18 अप्रैल 2019 को। आज क्या है, मई अपना मार्च का एंड और अप्रैल शुरू होने वाला है, और बीच में 1-1.5 माह के बाद बजट। तब भी बजट के बिल्कुल करीब आके इमरान खान साहब ने अपनी मुआशी टीम का सरबराह जो है यानी वज़ीर ख़ज़ाना, उनको छुट्टी करा दी थी। अब भी बजट में बीच में बाकी कुछ ही दिन है, मतलब बजट बनाना कोई खालाजी का वाड़ा तो नहीं, कोई आसान काम तो नहीं होता, बहुत तवील काम होता है। तो अब भी, और बहुत मुश्किल काम होता है, तो अब भी बजट से कुछ दिन या 1-2 माह पहले उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना की छुट्टी कर दी, उनको चलता कर दिया। तो ज़ाहिर है अब ये तो है बौखलाहट हुकूमत की जो नज़र आ रही है। लेकिन अब हफीज़ शेख साहब के मामले को लेकर, वो तो मैंने बता दिया कि क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि जनाब मैं चला जाऊंगा, उसके पीछे भी एक चीज़ थी कि इमरान खान साहब मुशीर के ज़रिए चलाना चाह रहे थे, लेकिन अदालतों के फ़ैसले थे कि जनाब कोई मुशीर या कोई मुआविन जो हैं, वो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी हो गई या CCI हो गई, या जहाँ जो इम्पोर्टेंट माली फ़ैसले होने होते हैं बैनुल सूबाई वफाक और सूबों के दरमियान जो मामला तनाज़ात या जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पे कोई मुशीर नहीं बैठ सकता, मुशीर चेयर नहीं कर सकता, इजलासों की सदारत नहीं कर सकता। तो अदालतों के फ़ैसले थे, तो जिसकी वजह से हफीज़ शेख साहब को सेनेटर या MNA ना होने के बावजूद आइन में जो गुंजाइश थी उस गुंजाइश के तहत वज़ीर बना दिया गया था। लेकिन वो 6 माह के लिए होता है कि जनाब 6 माह के लिए आप कर लें, उसके बाद इलेक्ट करवा लें, मुंतखब करवा लें, लेकिन वो नहीं हो सका। वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भारी पड़ गए, PDM भारी पड़ गया। तो अब ज़ाहिर है अब हफीज़ शेख साहब के पास चॉइस ये थी कि वो चले जाएं, और इमरान खान साहब के पास भी चॉइस ये थी कि हफीज़ शेख साहब को भेज दें, क्योंकि IMF का जो एजेंडा था वो इतना भारी पड़ रहा था इमरान खान साहब पे कि वो जो स्टेट बैंक वाला मामला, जिस पे हमने कुछ गुजारिशात की भी हैं, और बड़े बड़े मुआशी माहिर जो हैं वो कानों को हाथ लगा कर और वो जो दांतों में उंगलियां देकर बैठे हुए हैं कि यार ये क्या करने जा रही है हुकूमत। तो मुमकिन है अब उससे कुछ हुकूमत बच जाए, और हुकूमत ने कोई होता है ना कि सीधा रास्ता, हुकूमत ने सोचा हो कि यार आखिरी अब 2 साल बच गए, अगर बच गए तो, क्योंकि PDM में इख्तलाफात जो शदीद थे वो
थोड़े से ठंडे होते नज़र आ रहे हैं। आज कुछ फील ऐसी मिली है कि पीडीएम जो है दोबारा रीऑर्गेनाइज होगा 5 अप्रैल के बाद, दोबारा पीडीएम बैठ के हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई नए सिरे से हुकूमत अमली बनाकर आगे बढ़ेगा। लेकिन खैर आज का मुद्दा पीडीएम नहीं, आज का मुद्दा है हफीज़ शेख साहब, इमरान खान साहब के फ़ैसले। मैं अब जाता हूँ थोड़ा सा माजी में। हमारे दोस्त हैं नदीम अफजल चंद साहब, वो उनके साथ बेतकल्लुफ़ी भी है, लेकिन वो जो उनके साथ माजी में जब वो इमरान खान साहब के तर्जुमान थे और वज़ीर आज़म साहब के करीबी लोगों में शुमार होता था उनका, तो इजलासों में वो हफीज़ शेख साहब के मुतल्लिक, नदीम बाबर साहब और रज़ाक दाऊद साहब, इनके मुतल्लिक वो खुल के बात किया करते थे। तब हम रिपोर्ट भी करते रहे हैं, बातें भी होती रही हैं। अब जो थे नदीम अफजल चंद साहब, वो वज़ीर आज़म साहब की मुआशी टीम, मुआशी या वो जो दूसरे वो रज़ाक दाऊद साहब, या सारा इनका है तो मईशत से ताल्लुक़ ना, कोई सनत से, कोई तिजारत से, कोई मईशत से और कोई पेट्रोलियम से। वो जो नदीम बाबर साहब कल परसों निकाल दिए गए। और वैसे इस हुकूमत में इमरान खान साहब की ये जो हुकूमत है ना, नदीम अफजल चंद पे मैं बाद में आता हूँ, इमरान खान साहब की इस हुकूमत में ये तीसरी बार रीशफलिंग हो रही है। सिर्फ ये शेख रशीद अपना हफीज़ शेख साहब चेंज नहीं हो रहे। अभी आजकल में वज़ीर आज़म साहब ने वो जो काबीना का इजलास बुलाया था कल, वो कल वाला मुलतवी होके चला गया जुमेरात को। तो मुमकिन है कि तब तक या कल कोई सारी काबीना जो है वो रीशफलिंग जो जिसका फ़ैसला हुआ था वो हो जाए, और ये तीसरी बार रीशफलिंग होगी। वज़ारत ख़ज़ाना में तब्दीलियाँ हुई, वज़ारत इत्तलाआत में तब्दीलियाँ हुई, वज़ारत दाखिला में तब्दीलियाँ हुई, और पता नहीं कौन सी वज़ारत है जो चेंज नहीं हुई। वज़ीर रेलवे तब्दील हुआ, सारे वज़ारतें इंपॉर्टेंट वज़ारतें जो हैं, तिजारत की वज़ारत तब्दील हुई, कोई वज़ारत ये जो नदीम बाबर साहब हैं, ये जो पेट्रोलियम और तवानाई के, वो तब्दील होते रहे। तो कोई मतलब रीशफलिंग 3 बार होती रही। और उसके पीछे क्या था जनाब, आज शेख रशीद साहब ने कहा कि जनाब वज़ीर होता है जहाँ मर्ज़ी लगा दे। बिल्कुल जी, नालायक होता है जहाँ मर्ज़ी लगा दे, नायल होता है जहाँ मर्ज़ी लगा दे। यानी वो जो वज़ीर रेलवे में नालायक है वो दाखिला में लायक नहीं हो सकता। अगर वो रेलवे में लायक है वो दाखिला में भी लायक हो सकता है। अगर आज़म सवाती साहब जो है पुरानी वजारत में ठीक नहीं काम कर रहे थे तो रेलवे में कैसे ठीक काम करेंगे। अगर मतलब मैं अब नाम नहीं ले रहा, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो बहरहाल असल में शेख रशीद साहब का जो फ़लसफ़ा वज़ीर होता है चाहे जहाँ मर्ज़ी लगा दे, उसके काउंटर नैरेटिव ये है कि नालायक होता है, नायल होता है जहाँ मर्ज़ी लगा दे। तो तब्दीली से क्या फ़र्क पड़ेगा। और इमरान खान साहब के अपने फ़लसफ़े के बकौल, अब जो असल बात पे मैं आने कोशिश कर रहा हूँ, असल फ़लसफ़े के बकौल के जनाब जो कप्तान होगा ना, जो लीड करता है, अगर वो अहल हो तो वो फिर बाकी टीम से काम ले लेता है। वो इमरान खान साहब किसी का कॉल जो है वो अक्सर तकरीरों में कहा करते हैं कि अगर गीदड़ों की फ़ौज का सिपह सालार शेर हो तो फ़ौज शेरों की होती है, और अगर शेरों की फ़ौज का सिपह सालार गीदड़ हो तो गीदड़ बन जाती है पूरी की पूरी फ़ौज। तो वो क्या करते थे कि जनाब अगर लायक हो कप्तान, ऊपर सरबराह बैठा हुआ, तो पूरी की पूरी नालायक टीम भी काम दिखाती है। लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि फिर लायक कोई और नहीं है। अगर बार बार काबीना में रीशफलिंग हो रही है और इमरान खान साहब का वो अगर माकूल आम देखें और बाकी जो हालात अभी जो मैं आगे पेश करने लगा हूँ वो अगर देखें, तो इसका मतलब ये है कि भाई वो हम सिंधी में कहते हैं फूदने में फेरा या वट्टे ही खोटा आन, ठीक है। या वो जो चीज़ जो आप ख़रीद रहे हैं या उसमें कोई गड़बड़ है, या वो जो तोला जाता है, बट कहते हैं जिनको, वट कहा जाता है, जो वज़न करने वाले जो पैमाना है, या वही गलत है, या उधर कोई गड़बड़ है, उधर कोई गड़बड़ है, कोई एक चीज़ तो गड़बड़ है। तो काबीना इधर से उधर करके देख ली, वज़ीर आज़म साहब ने 3 बार करके देख ली। तो मसला तो लग रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के अपने विजन में है, गड़बड़ वहाँ पर है। अब ये मैं गुजारिश करने लगा वहाँ पर मुझे गड़बड़ क्यों लग रही है। जनाब नदीम अफजल चंद हो गए, राजा रियाज साहब हो गए पीटीआई के, और नूर आलम खान साहब हो गए, इस तरह के कई पीटीआई के लोग जो काबीना में बैठते थे, जो इजलासों में कौमी असेंबली में या जो पार्लिमानी पार्टी में बैठा करते हैं थे, क्योंकि वो अब निकाल दिए गए या चले गए, जो वो बैठा करते थे। तो उन्होंने जो है वो एतराज़ करते थे ख़ास तौर पर इस मुआशी टीम पर। नदीम अफजल चंद का मुझे अच्छी तरह याद है कि एक काबीना के इजलास में मुराद सईद साहब के साथ उनकी हो गई थी तू में, और इमरान खान साहब ने उनकी करवाई थी सुलह, चुप करवा दिया था दोनों को डांट के कि बस कर जो इस तरह नहीं लड़ा करते। वो लड़ाई किस बात पर हुई थी? वो लड़ाई इस बात पर हुई थी कि नदीम अफजल चंद साहब ने कहा था कि जनाब ये जो आपके हैं वज़ीर ख़ज़ाना साहब और ये जो आपके मुआविन हैं रज़ाक दाऊद साहब, ये ना गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ने दे रहे हैं, ना ये कॉटन की सपोर्ट प्राइस बढ़ने दे रहे हैं, ये मुल्क का दिवालिया कर रहे हैं। और उन्होंने एक और बात की थी
के हफीज़ शेख साहब को कहा था कि जनाब आप जो है इंटरेस्ट रेट जो है बैंकों का कम नहीं करने दे रहे, उससे आपका नुकसान नहीं हो रहा, आप जिनके नुमाइंदे हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से आप आए हैं, यानी IMF से, मैं कोट एंड कोट अल्फाज बता रहा हूँ, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक या आलमी जो इदारे हैं, आलमी साहूकार हैं, आप तो उनके फ़ायदे का सोच रहे हैं, हमें उनके फ़ायदे का नहीं सोचना, हमें अवाम के फ़ायदे का सोचना है। तो उस पर मुराद सईद साहब ने उठकर, वो जो उनका अंदाज़ है, उठकर वो पड़ गए नदीम अफजल चंद को। तो नदीम अफजल चंद तो फिर वो ज़ाहिर है उनका स्टाइल है भाई। मैंने उनको पीपल्स पार्टी की मीटिंगों में या इजलासों में, जलसों में मैंने उनको लड़ते झगड़ते देखा है लोगों के साथ, तो वो वहाँ पर दबे नहीं। उन्होंने जो है वो मुराद सईद को खरी खरी सुना दी। फिर इमरान खान साहब ने डांट के दोनों को कहा कि जनाब चुप कर जाए। तो अब नदीम अफजल चंद का एतराज़ क्या था, या नदीम अफजल चंद के हमख्याल लोगों का एतराज़ क्या था? एक मीटिंग में नदीम अफजल चंद साहब ने कहा था इमरान खान साहब को कि जनाब ये पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी ना, उसमें भी ये यही हरकतें किया करते थे, अवाम को कोई फ़ायदा देने नहीं देते थे। तनख्वाहों की बात होती थी तो हफीज़ शेख साहब चीख उठते थे कि नहीं बढ़नी। BISP के प्रोग्राम के पैसे बढ़ाने होते थे, हफीज़ शेख साहब चीखते थे। गंदम की सपोर्ट प्राइस, कॉटन की सपोर्ट प्राइस, ये लोग चीख रहे होते थे। इन्होंने पीपल्स पार्टी को नाकाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अब यहाँ पे नाकाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उसमें एक शेख रशीद साहब भी थे। शेख रशीद साहब ने कहा कि जनाब मैं तो पहले जो है वो ऐसे किसी इजलासों में नहीं बैठा करता था, और तो तब तो वो गंदम की सपोर्ट प्राइस वगैरह बढ़ जाती थी, लेकिन अब मैं बैठता हूँ तो मैं नहीं बढ़ने दूंगा। तो उस पर नदीम अफजल चंद साहब ने कहा था कि क्योंकि आप नहीं होते थे तभी वो उस दौर में, पुराने दौर में, यानी पीपल्स पार्टी के दौर में गंदम की और कॉटन की सपोर्ट प्राइस बढ़ती थी। आपको याद होगा शेख रशीद साहब ने खुल के मुखालफत की थी सपोर्ट प्राइस की, गंदम की, हालांकि वो ख़ुद को अवामी कहते हैं। तो बहरहाल इस सारे मामले की वजह से नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो हो गए साइड लाइन। उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया फाइनली, वज़ीर आज़म साहब ने उनको लिफ्ट कराना बंद कर दी, या इन्होंने नदीम अफजल चंद साहब ने उनका नैरेटिव बयान करना बंद कर दिया। और ज़्यादा तो यही था कि वो टॉक शोज़ में बैठकर भी कह रहे होते थे कि हमारी हुकूमत गलत कर रही है, तो जिस वजह से वज़ीर आज़म साहब की गुड बुक्स में नहीं रहे थे। तो बहरहाल उन्होंने फिर फाइनली रिज़ाइन कर दिया। आजकल किसी कोने में बैठे हैं, तो वो भी चले गए और जिन पर तनकीद करते थे वो भी चले गए। नदीम बाबर कुछ दिन पहले चले गए, नदीम बाबर पर भी उन्होंने तनकीद की थी, वो कुछ दिन पहले चले गए। नदीम अफजल चंद पहले चले गए। नदीम अफजल चंद की जिनके साथ मुखासमत थी या जिनके ऊपर वो तनकीद करते थे, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म को वो बुरे लगते थे, वो भी चले गए। अब सोचें कि गड़बड़ कहाँ पर है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई नदीम अफजल चंद या उस जैसे हम ख्याल उनके जैसे लोग जिन वज़ीरों पर, जिनकी पॉलिसियों पर तनकीद किया करते थे, उस तनकीद की वजह से वो भी आउट हो गए और जिन पर तनकीद करते थे वो भी आउट कर गए। तो जो ऊपर बैठा दोनों को आउट कर रहा है, गड़बड़ तो वहाँ पर हुई ना, गड़बड़ तो उस सोच में हुई ना जो इमरान खान साहब अपने दिमाग में पाल कर बैठे हुए हैं। तो असद उमर होते या हफीज़ शेख साहब या फिर हमाद अज़हर साहब, फिर होना तो कुछ नहीं है, फिर होना वही है जो हफीज़ शेख साहब कर गए। हफीज़ शेख ज़रा किसी और तरीके से काम करते थे, अब जो है वो ये क्या नाम है इनका, हमाद अज़हर साहब, वो ज़रा किसी और तरीके से काम करेंगे। कारकर्दगी जो होगी वो तो लग नहीं रहा कि इस हुकूमत से कारकर्दगी होगी, क्योंकि अभी भी आज भी पंजाब में गंदम की सपोर्ट प्राइस के लिए वो जो फिरदौस आशिक अवान साहब की स्टेटमेंट आई है, पंजाब सब कॉन्टिनेंट का कहा जाता है, फूड बास्केट कहा जाता है, खुराक का आमाजगाह कही जाती है, यहीं से खुराक पैदा होती है, चाहे ये पंजाब हो, चाहे वो साथ वाला पंजाब हो, भारतीय पंजाब, इंडियन पंजाब, तो ये फूड बास्केट है। तो यहाँ पर गंदम की सपोर्ट प्राइस कितनी है जी? 1800। सिंध में कितनी है जी? 2000। ये 200 रुपये करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इनके पास बैठे हुए थे शेख रशीद, हफीज़ शेख साहब और इमरान खान साहब, ये समझने को तैयार नहीं थे। तो जब इमरान खान साहब ने बाकी लोगों की, परवेज़ इलाही साहब की ये बात नहीं मानी, नहीं सुनी कि जनाब गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाने से फ़ायदा होगा, परवेज़ इलाही साहब बता दिए 1 मिनट से पहले, वो अपने ब्लैकमेल करके मामला सीधा करवा देते हैं। तो जब वहाँ पर इमरान खान साहब ये बात नहीं माने, तो फिर अगला आके क्या करेगा? अगला आकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वही बात कि असल मसला VN का है, और VN वो इमरान खान साहब के पास है नहीं। VN क्या है? VN तो ये है इमरान खान साहब का। वैक्सीन तक आलमी इदारों से मांग रहे हैं दो लोगों से कि जनाब हमें वैक्सीन खुदा के वास्ते दे दो। तो वो उनका, और वो बाकी जो IMF जो कहता रहा वो करते रहे। बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, सारा कुछ करते रहे। अब मुआशी टीम बदल लें, और मुआशी टीम भी बदल रहे हैं कब? बजट से कुछ दिन पहले। हालात तो ख़राब होने हैं, गड़बड़ तो होनी है। तो बहरहाल अब सवाल मेरे दिमाग में ये है कि गलत कौन है? इस सवाल का जवाब आप सब खुद ही ढूंढ लें कि गलत कौन।
तनकीद करने वाला भी गलत, जिस पर तनकीद हो रही थी वो भी गलत, वो भी निकाला गया, वो भी निकाला गया। बैठे हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कभी किसी को निकालते, कभी किसी को निकालते, और कोई सिमत है जो उनको मिल ही नहीं रही, कोई सिरा उनको मिल ही नहीं रहा। कोरोना में बैठे हुए सोचते हुए भी मिल जाना चाहिए था, वो भी नहीं मिल रहा। और देखें अब बहरहाल अब हफीज़ शेख साहब जा रहे हैं, अब काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ आनी हैं, और ये तब्दीलियाँ क्या गुल खिलाएँगी, जो तब्दीली ने 2018 में गुल खिलाए थे, ज़ाहिर है वही गुल खिलाएँगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।